कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़की एक बच्चे को जन्म देती है और यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि ये ज़्यूस का बेटा है। ज़्यूस देवताओं के राजा हैं जिन्हें गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है। इस बच्चे की माँ इस बच्चे का नाम हरकुलिस रखती हैं, यानी हेरा की शान। हेरा ज़्यूस की पत्नी है जिससे संपूर्ण मानव जाति पूछती है, और जब हेरा को ये पता चलता है कि ज़्यूस का किसी इंसान के साथ कोई बेटा हुआ है तो इस बात से उसे गुस्सा आता है और वो उस बच्चे को मारने के लिए 2 सांप भी भेजती है। लेकिन ज़्यूस का बेटा हरकुलिस ज़्यूस की ही तरह ताकतवर होता है, वो दोनों सांपों को मार देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब हरकुलिस बड़ा हो चुका है और उसके बड़े होने के साथ देवता उसे 12 कारनामे करने का हुक्म देते हैं, और अगर वो 12 कारनामे करने के बाद भी जिंदा रहा तो हेरा उसे आराम से शांति से जीने देगी, वो कभी भी उसे परेशान नहीं करेगी। और इन कारनामों को करने के लिए हरकुलिस एक शेषनाग से लड़ता है जिसे बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद वो एक खतरनाक जंगली सुअर से भी लड़ता है जो एक ही टक्कर में विशाल से विशाल पेड़ के चीथड़े उड़ा देता है। लेकिन हरकुलिस का आज तक का सबसे बड़ा कारनामा था वो शेर, जिसकी खाल इतनी मोटी थी कि उसे कोई भी हथियार भेद नहीं सकता था। लेकिन हरकुलिस ने उसका भी खात्मा कर दिया और हरकुलिस की गाथाएं ये लोग जानते हैं। अब मैसेडोनिया के तट पर दिखाया जाता है, वहाँ पर कुछ लुटेरों ने एक लड़के को बांधा हुआ है, उसे मारना चाहते हैं। यह हरकुलिस का भांजा है, लेकिन तभी वहाँ पर हरकुलिस अपने योद्धाओं के साथ आ जाता है जो उसके लिए लड़ते हैं, और वो इन सब लुटेरों को मारकर अपने भांजे को बचा लेता है। इसके बाद जब ये शाम को दावत का आनंद ले रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक राजकुमारी आती है जिसका नाम एर्जीनिया होता है। वो दूसरे मुल्क के राजा की बेटी होती है। वो कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। वो कहती है कि हमारे खास लोगों ने ही हमारे साथ चीट किया है और हर तरफ लड़ाइयाँ हो रही हैं जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं। वहाँ हरकुलिस के साथ एक आदमी बैठा होता है, तो वो कहता है कि अभी हमारे पास वक्त नहीं है, हाँ अगर तुम ज्यादा पैसे ऑफर करो तो हम जरूर आ सकते हैं। तो वो राजकुमारी उनसे कहती है कि जंग में लड़ना तो फक्र की बात होती है। हरकुलिस उसे कहता है कि हमें हथियार बनाने के लिए भी पैसे भी तो चाहिए। तो वो राजकुमारी कहती है कि मेरे पिता यानी राजा बहुत अमीर हैं, तो वो तुम्हें बहुत सारा सोना दे सकते हैं। तो हरकुलिस मान जाता है और उसके साथ उसके मुल्क आ जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू लगा होता है जो कि ज़्यूस के वाइफ का था। तो राजकुमारी हरकुलिस को बताती है कि ये 5 साल में बना। यहाँ पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि ये वाकई ज़्यूस का बेटा है, लेकिन राजकुमारी के बेटे के लिए हरकुलिस कोई हीरो जैसा था। राजा उसे बताता है कि मेरे खास बंदे ने हमसे बगावत की यानी चीट किया है और उसके बाद से पूरे मुल्क में लड़ाइयाँ चल रही हैं। इसके लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि हम सब कुछ दोबारा ठीक कर सके। वो उसे ये भी बताता है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो एक जादूगर है और उसे गॉड के अलावा कोई नहीं मार सकता। उसे ये भी बताता है कि उसकी सोल्जर की टीम में एक ऐसा क्रिएचर है जो आधा घोड़ा और आधा इंसान है। अब हरकुलिस की टीम में जो लड़की आई थी वो पूछती है कि ये क्रिएचर कहाँ पर होते हैं। तो राजा के एक आदमी बताता है कि हमने इन्हें ना तो देखा है और ना तो ये जानते हैं कि ये कहाँ रहते हैं, हमने तो बस इनके बारे में सुना है। अब हम देखते हैं कि हरकुलिस और उसके कुछ साथी यहाँ के किसानों को फाइट सिखा रहे होते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी आर्मी फोर्स नहीं थी। हरकुलिस इनसे कहता है कि तुम सब एक दीवार के शक्ल में खड़े हो जाओ। जैसे ही वो इस तरह खड़े होते हैं तो हरकुलिस का एक आदमी उनकी तरफ भागता हुआ जाता है और उनकी बनाई गई शील्ड यानी दीवार को तोड़ता हुआ अंदर भाग जाता है। हरकुलिस इन सबसे कहता है कि इतनी कमजोर दीवार, अगर इसी तरह रहा तो तुम लोग हार जाओगे। अब यहाँ पर हरकुलिस इन सब किसानों को ट्रेन कर रहा होता है कि हमें पता चलता है कि कुछ लोग इनके मुल्क पर अटैक करने आ रहे हैं। जब ये बात हरकुलिस को पता चलती है तो वो जंग करने से मना करता है। हरकुलिस कहता है कि हमारे लोग तैयार नहीं हैं और अगर हमने जंग की तो हम जंग के साथ साथ और भी बहुत कुछ खो देंगे। लेकिन राजा कहता है कि हम जितनी जल्दी रिसर्च को मारेंगे उतनी जल्दी हम अपने राज्य में शांति कायम कर सकेंगे, और ये फैसला करते हैं कि अगले दिन उस तरफ कूच करेंगे जिस तरफ से रिसर्च आ रहा है। अब रात को राजकुमारी का बेटा हरकुलिस से मिलने आता है क्योंकि वह हरकुलिस को अपना हीरो मानता है। वो हरकुलिस को कहता है कि मैं आपके सारे किस्से जानता हूँ, मुझे आपके सारे किस्से बहुत पसंद है और एक दिन मैं भी आपकी तरह एक महान योद्धा बनूंगा। हरकुलिस अपने गले से शेर के दांत की उस ताबीज को निकालता है जिस शेर को उसने मारा था, और वो ताबीज वो अपने गले से निकालकर राजकुमार के गले में बांध देता है। वो कहता है कि वो ताबीज अपने बेटे को देना चाहता था लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। अब अगली सुबह हरकुलिस, उसके लोग और उस राज्य के जितने भी सैनिक होते हैं जो अभी अभी किसान से सैनिक बने, वो सब के सब उस तरफ कूच करते हैं जिस तरफ इन्हें रिसर्च का सामना करना है, बल्कि वहाँ पर सर काट के लटकाए होते हैं। राजा कहता है रिसर्च हमसे पहले यहाँ पर पहुँच गया है और उसने यहाँ के लोगों को खत्म कर दिया है।
हरकुलस कहता है कि हम यहाँ से आगे पैदल ही बढ़ेंगे और ये सब के सब आगे की तरफ कूच करते हैं। और जब ये एक जगह पहुँचते हैं तो हरकुलस देखता है कि वहाँ पर जो डेड बॉडी होती है वो आज की नहीं बल्कि कई दिन पुरानी है, यानी कि ये एक तरह का जाल है। तभी चारों तरफ से इन्हें बहुत सारे कबीले वाले घेर लेते हैं। हरकुलस ये देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि हम इस राज के लोगों की मदद कर रहे हैं, ये हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। हरकुलस को बताया जाता है कि रिसस एक जादूगर है, वो अपने जादू से लोगों के दिमाग को घुमा देता है जिससे लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और अब ये आदिवासी, ये कबीले वाले जो लोग होते हैं वो हरकुलस और उसकी सेना पर हमला कर देते हैं। पर हरकुलस के पांचों योद्धा यहाँ पर बहुत जाबाजी के साथ लड़ते हैं और खुद हरकुलस एक देवता की तरह लड़ता है और सबको मार गिराता है। अब यहाँ का राजा काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके सिपाही मारे गए थे। हरकुलस उसे कहता है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अभी ये सब ठीक नहीं है, मुझे अभी भी उनको कुछ सिखाना था। तो राजा उसकी बात मान लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि हरकुलस अब बहुत परेशान रहने लगा था और रातों को भी जागता था। वो ख्वाब देखता है कि उसकी फैमिली मर चुकी है और उसे अपने ख्वाब में 3 मुंह वाला क्रेचर भी दिखता है। हरकुलस के आदमियों में से एक आदमी उससे कहता है कि यहाँ से आने से पहले हमने ऐसे क्रिएचर से बात की जो कि गॉड की बात सुनकर इंसानों तक पहुँचाती है और फ्यूचर के बारे में भी बताती है। और उन्होंने तुम्हारे बारे में ये कहा है कि तुम्हें अपना इनकम्प्लीट काम पूरा करना होगा। लेकिन हरकुलस बहुत परेशान था तो इस बात पर ध्यान नहीं देता। हरकुलस की एक बीवी और 3 बच्चे थे और उसके बच्चों को मार दिया गया था, जिसका कसूरवार भी उसे ठहराया गया था और इसी वजह से उसे अपने मुल्क से भी निकाल दिया गया था। खैर, ये सब लोग दुश्मन राजा की तरफ पहुंच जाते हैं। देखने से तो ये लग रहा था कि जिन किसानों को हरकुलस ने थोड़ी बहुत लड़ाई सिखाई थी वो ठीक से लड़ नहीं सकेंगे और हार जाएंगे, लेकिन लकीली वो ये जंग जीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दुश्मन राजा हरकुलस की तरफ बढ़ता है ताकि उसे मार सके। तो हरकुलस फौरन से उसका घोड़ा गिराकर उसे कैद कर लेता है। कैद करने के बाद वो उसे राजा के पास ले जाता है। वो दुश्मन राजा कहता है कि तुमने मुझे बिना वजह कैद किया है, मैंने तुम्हारे मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो हरकुलस कहता है कि अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया है। तो दुश्मन राजा उसे कहता है कि तुम जरा खुद सोचो, जिस राजा के लिए तुम लड़ रहे हो अगर वो इतना ही अच्छा और ताकतवर है तो उसकी फौज उसके साथ क्यों नहीं है और उसे तुम्हारी क्या जरूरत पड़ गई है। तुम जिसके लिए लड़ रहे हो वो इंसान ठीक नहीं है। रात को एक इवेंट होता है जिसमें राजा के सर पे ताज रखा जाता है क्योंकि उसने हर जगह कब्जा जो कर लिया था। वहीं पर उसका दुश्मन राजा भी बंधा हुआ था। सब उस पर हंस रहे थे, लेकिन राजा की बेटी यानी राजकुमारी जब ये सब कुछ देखती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे उस दुश्मन राजा पर बहुत तरस आता है। हरकुलस ये सब कुछ देख रहा था तो वो राजकुमारी के पास जाकर पूछता है कि ऐसा क्यों है, तुम्हारी आंखों में उसके लिए रहम क्यों आया, जो सच है तुम मुझे बता सकती है। वो बताती है कि जिस मुल्क का ये राजा है वहाँ का राजा मेरा शौहर था, लेकिन मेरे पिता ने उसे जहर दे दिया और खुद राजा बन गए। और ये राजा जिसे तुम लोग कैद करके लाए हो ये मेरे शौहर का खास आदमी था और इसलिए वो मेरे पिता के खिलाफ हुआ और जंग शुरू होने लगी। वो कहती है कि इस समय उस दुश्मन राजा का कोई कसूर नहीं है, बल्कि वो हमारा दुश्मन है भी नहीं। इन सब के पीछे मेरे पिता का हाथ है, लेकिन मैं अपने पिता के सामने इसलिए कुछ नहीं बोल सकी क्योंकि मेरा एक छोटा सा बेटा है जो कि अभी उनके कंट्रोल में है। आगे वो बोलती है कि तुम मेरे बेटे को ले जाओ और उसे अपने तरह बनाओ। तभी राजा का खास आदमी आ जाता है और वो बोलता है कि आपको राजा ने याद किया है। फिर हरकुलस राजा के पास जाता है तो राजा बोलता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, आज हम तुम्हारी वजह से जंग जीत पाए। तुमने हमारे मुल्क की आम जनता को और किसानों को अपने जैसे ट्रेनिंग देकर जंग को जितवा दिया और आगे से वो लोग दूसरे लोगों को लड़ाई का तरीका सिखाएंगे और इस तरह से मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगा और इन सब का कारण तुम हो, तो मैं तुम्हें अपना खास आदमी बनाना चाहता हूँ। इस पर हरकुलस मना कर देता है तो राजा बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा सोना देता हूँ, तुम कल यहाँ से चले जाओ, अब मुझे तुम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन हरकुलस और उसके साथी सोना लेकर जाने लगते हैं। तभी हरकुलस की नज़र आसपास खड़े गांव वालों पर पड़ती है। वो बहुत ही उदास थे, वो चाहते नहीं थे कि हरकुलस वहां से जाए क्योंकि हरकुलस ने ही उनको जीने का तरीका और लड़ने का तरीका सिखाया था। तो हरकुलस अपने सोने की थैली फेंकता है और कहता है कि मैं यहीं रहूंगा, इन लोगों को मेरी जरूरत है। तभी उनमें से हरकुलस का एक साथी बोलता है कि हमें अपना सोना मिल चुका है, हमको निकलना चाहिए। हरकुलस के बाकी साथी भी अपना सोना फेंक देते हैं और बोलते हैं कि हम हरकुलस के साथ हैं। फिर वो अपना सोना लेके चला जाता है।
फिर हरकुलस और उसके साथ ही राजा के कमरे में आते हैं, लेकिन राजा के सिपाही उसको घेर लेते हैं। वहीं पर राजकुमारी और उसका बेटा भी होते हैं। तभी राजा का खास आदमी उसे बताता है कि आपकी बेटी हरकुलस को बोल रही थी कि मेरे बेटों को साथ में ले जाओ और उसे अपनी तरह बनाओ। ये सुनते ही राजा उसके बेटों को उससे छीन लेता है। तभी राजा के एक सैनिक हरकुलस पे अटैक करता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथों और पैरों में जंजीरें बंधी हुई हैं। अभी यहाँ पर एथेंस का राजा आता है। एथेंस वो राज है जहाँ पर हरकुलस पला बड़ा था और इसी राजा के लिए उसने कई बार युद्ध लड़े। और अब एथेंस के राजा ने राजा कोटिस के साथ गठबंधन कर लिया है ताकि पूरे यूनान पर कब्जा कर सके। यहाँ पर अपने साथ वो 3 खूंखार भेड़िए भी लाया होता है। इनकी आवाज उसे सपनों में सुनाई देती है। हरकुलस को याद आता है कि जिस रात उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चों का कत्ल हुआ था, उसी रात भी उसे ये आवाज सुनाई दी थी। और वो समझ जाता है कि उस रात को राजा ने उसके ड्रिंक पर बेहोशी की दवा मिला दी थी। और जब वो बेहोश हो गया था तो इन्हीं 3 भेड़ियों ने उसके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया और इसका इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया गया। हरकुलस उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो हरकुलस को बताता है कि तुम्हारे कारनामों ने तुम्हें हमसे ज़्यादा ख्याति दिला दी थी। लोग हमसे ज़्यादा तुम्हारा नाम पुकारते थे, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर हम तुम्हें मरवा देते तो हमारे पूरे राज में बगावत हो जाती, इसलिए हमने तुम्हारे परिवार को मरवाया और इसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा दिया ताकि एथेंस के लोग तुमसे नफरत करें। हरकुलस पूरी सच्चाई जानने के बाद बौखला जाता है, लेकिन उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांधा गया था, इसलिए कुछ नहीं कर पाता। और अब राजा कोटिस एक एक करके मारना चाहता है। वो शुरुआत अपनी बेटी सियानी की राजकुमारी से करता है। हरकुलस के साथ उसे कहता है कि तुम कौन हो, या तुम सिर्फ एक गाथा हो या उस गाथा में छुपी हुई सच्चाई। हम सबको तुम पर यकीन है, तुम्हें अपने आप पर यकीन करना होगा। और इसके बाद हरकुलस अपनी पूरी ताकत लगाकर लोहे की मोटी मोटी जंजीरों को तोड़ देता है और राजकुमारी को बचा लेता है। लेकिन अब वो 3 खूंखार भेड़िए जो उसे हमेशा सपने में दिखते थे, वो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो इन सबको मार देता है। और इसके बाद वो अपने सभी साथियों और साथ ही साथ रिसल्ट को भी आजाद कर देता है। राजा कोटिस और एथेंस का राजा दोनों यहाँ से भाग चुके होते हैं, लेकिन हरकुलस एथेंस के राजा तक पहुँच जाता है और उसको उसी खंजर से मार देता है, क्योंकि उसने उसके परिवार को मारा था। इसके बाद वो अपने साथियों को लेकर महल चला जाता है। वो देखता है कि राजा बहुत ज्यादा फौज के साथ खड़ा है और एक आदमी ने राजकुमारी के बेटे के गले पर खंजर रखा हुआ है। राजा हुक्म देता है कि इस बच्चे को मार दिया जाए, लेकिन तभी वो आदमी वहां पर आता है जो हरकुलस का साथी था और सोना लेकर वहां से चला गया था। वो फौरन तीर से उस आदमी को मार देता है, क्योंकि उस बच्चे को मारने वाला था। वो सब उस बच्चे को बचा लेते हैं, लेकिन अब उस दुश्मन राजा की पूरी फौज इन सब पर अटैक करने लगती है। हरकुलस भी बराबर इनका मुकाबला करता है। इसी दौरान हरकुलस की एक साथी की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो बहुत जख्मी हो चुका था। अब उस राजा की बाकी फौज भी इनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि हरकुलस के आदमियों ने बिल्कुल वैसी ही दीवार यानी शील्ड बनाई हुई थी जिसको तोड़ना नामुमकिन था। हरकुलस वहां पर देखता है कि ज़्यूस की वाइफ की वहां पर बहुत बड़ी स्टैचू है। जैसे उस राजा के सोल्जर्स ऊपर आ रहे होते हैं तो हरकुलस उस स्टैचू को नीचे की तरफ गिरा देता है। वहां से सब सोल्जर्स वापस आना शुरू कर देते हैं। जब राजा ये सब देखता है तो अपने सोल्जर पर गुस्सा होता है कि जाओ हरकुलस को मारो, लेकिन तभी स्टैचू उस पर आकर गिरता है और वो राजा मारा जाता है। और राजा के सब सोल्जर्स और बाकी सब लोग भी हरकुलस की ये बहादुरी देखकर उसके सामने झुक जाते हैं। लोग अभी भी नहीं जानते थे कि वाकई ज़्यूस का बेटा है भी या नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं था, क्योंकि वो इतना ज्यादा बहादुर और ताकतवर था कि इस चीज से उसे आम लोगों से भी ऊपर कर दिया था। वो लोगों का ख्याल भी रखा करता था, इसलिए सब लोग हरकुलस की तारीफ करने लगे थे। और यहीं पर कहानी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।